कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कहानी है 20 साल के जिंग की, जो अपने जज्बे से, मेहनत से और खुद के भरोसे से गरीब से अमीर बन गया। कहानी की शुरुआत में जिंग को दिखाया जाता है, जो डॉक्टर के पास होता है। जिंग की छोटी बहन है जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है और डॉक्टर उसे बताता है कि अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो इसकी मौत हो जाएगी। दरअसल जिंग की माँ को भी यही बीमारी थी, जिसकी वजह से जिंग की माँ की मौत हो गई। उसके पिता उसे छोड़कर चले गए और अब वही अपनी इस छोटी सी बहन का गार्डियन है। जिंग की एक छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है और उसी से उसकी गुजर बसर होती है। एक दिन जिंग का दोस्त, जो कि एक वेयर हाउस में काम करता है, जिंग को अपने वेयर हाउस में बुलाता है, जहां वो एक कपड़े को हटाकर उसे बॉक्सेस का पहाड़ दिखाता है और बताता है कि इसके अंदर सेकेंड हैंड मोबाइल है। जो इस कंपनी के वेयर हाउस का ओनर था, उसे जेल हो गई, इसलिए इस पर अब किसी का कोई हक नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये सारे के सारे मोबाइल तुम्हें दे दूं, तो इसके बदले तुम्हें मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे। जिंग के पास 1 लाख रुपए नहीं है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि वो इन सब मोबाइल को खरीद ले जिनमें माइनर सी प्रॉब्लम है, और वो उसे रिपेयर करके अच्छे खासे पैसे कमा सके और अपनी छोटी बहन का ऑपरेशन करा सके। अब वो सारे मोबाइल नहीं तो 1-2 मोबाइल लेकर घर आ जाता है। वो एक मोबाइल को रात भर में ठीक करता है और फाइनली वो उसे ठीक करने में कामयाब हो जाता है। अगली सुबह बैंक जाता है और लोन के लिए अप्लाई करता है। उसके बाद वो एक मॉल में जाता है, जहाँ एक शॉप है जो कि सेकेंड हैंड मोबाइल को सेल करती है। यहाँ पर जिम शॉप ओनर को मोबाइल दिखाता है, जो कि बहुत अच्छी हालत में होता है। उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। जिम शॉप ओनर को बताता है कि मेरे पास ऐसे हजारों मोबाइल हैं जिनको मैं रिपेयर करके तुम्हें दूंगा। हम दोनों अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोनों के दरमियान डील फाइनल हो जाती है। जिंग जब अपने प्रॉफिट का हिसाब करता है तो उसे पता चलता है कि अगर उसने सारे मोबाइल को सोल्ड आउट कर दिया तो उसे बहुत फायदा होगा, जिससे ना सिर्फ उसकी छोटी बहन का ऑपरेशन हो सकता है, बल्कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो जाएगी। जिंग को बैंक से लोन भी मिल जाता है, जो उसे उसकी शॉप के अगेंस्ट मिला था। अब उसने सारे मोबाइल को खरीद लिया है। 2 हफ्ते बाद वो कुछ मोबाइल बेच चुका है। एक दिन उसे पता चलता है कि गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला है कि अब से कोई भी सेकेंड हैंड मोबाइल को बेच नहीं सकता। वो मॉल में शॉप ओनर के पास जाता है। शॉप ओनर उससे मोबाइल लेने से मना कर देता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का कानून बन चुका है। और अब जिम पूरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि उसके जितने भी फोन हैं, ना तो वो उन्हें बेच सकता है और ना ही कोई उससे खरीदेगा, क्योंकि अब ये सब कुछ इल्लीगल हो चुका है। अब उस कंपनी के पास जाता है जिस कंपनी का ये मोबाइल है। वो उसके मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि सेकेंड हैंड फोन को खरीदना और बेचना दोनों भी गैर कानूनी है, मगर मेरे पास तुम्हारी कंपनी के हजारों फोन हैं जिनके पार्ट्स निकालकर हम किसी दूसरी कंट्री में बेच सकते हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैनेजर कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर तुम पार्ट्स को निकालोगे तो वो क्वालिटी चेक में फेल हो जाएगा। जिम कहता है कि मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ कि मैं पार्ट्स को बड़ी ही सावधानी से निकाल सकता हूँ और क्वालिटी चेक में वो पास हो जाएगा। मैनेजर कहता है कि ठीक है, अगर क्वालिटी चेक में वो पास हो गया तो हम देखेंगे। उसके बाद जिम अपनी शॉप में आता है और वो वहाँ बहुत सावधानी से मोबाइल के पार्ट्स को निकालना शुरू करता है, जिसके बाद वो क्वालिटी चेक के लिए पार्ट्स को ले जाता है। और जब उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि कोई भी पार्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि वो क्वालिटी चेक में पूरी तरह से पास हो गए थे। ये देखकर जिम बहुत खुश हो जाता है, इसलिए मैनेजर के पास फिर से जाता है और कहता है कि मैंने जो भी पार्ट्स निकाले थे वो क्वालिटी चेक में पास हो गए हैं। लेकिन मैनेजर अब अपनी बात से मुकर जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ क्वालिटी चेक कराने को कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि हम तुम्हारे पार्ट्स को बेचेंगे भी। ये सुनने के बाद जिम का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी। वैसे भी उसका सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, और क्योंकि उसे बैंक का लोन चुकाना है, जो कि उसने अपनी दुकान को गिरवी रखकर बैंक से लिया है। जिम इस कंपनी के ओनर के पास जाता है। वो उनसे बात करना चाहता है, लेकिन उनको ट्रेन पकड़नी होती है, इसलिए उनको लेट हो रहा होता है। वो जिम से बात किए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। जिम भी उनका पीछा करते हुए स्टेशन पहुँच जाता है। इससे पहले ट्रेन निकल जाती, जिम भी उस ट्रेन को पकड़कर उनके सामने बैठ जाता है। वो कहता है कि मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, मैं आपका सिर्फ 5 मिनट लेना चाहता हूँ। मेरे पास आपकी कंपनी के हजारों मोबाइल पड़े हैं, मैं उनके पार्ट्स निकालूंगा जिन्हें हम इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं।
मैं पहले ही आपकी कंपनी के मोबाइल के पार्ट्स निकाल कर उनका क्वालिटी चेक करा चुका हूँ। ओनर कहता है कि ये मुश्किल काम है, इस काम में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, ना ही पैसे से और ना ही वर्कर्स के जरिए। तुम्हें जो कुछ भी करना है वो तुम खुद करो, और जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए मेरे मैनेजर को कॉल करना। और वो उसे काट देते हैं और वो चले जाते हैं। और अब जिंग किसी भी कीमत पर उन मोबाइल के पार्ट्स को निकालकर कंपनी को दिखाना चाहता है, जिसके लिए उसे टीम चाहिए, उसे एक जगह चाहिए जहां वो सभी मोबाइल को रख सके, जहां उसके लोग काम कर सके। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं होते। साथ ही उसकी जो दुकान थी जिसके अगेंस्ट उसने लोन लिया था वो भी अब उससे छीन चुकी थी, क्योंकि वो लोन चुका नहीं पाया। जिम के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वो अपना स्कूटर बेच देता है। उसके बाद जिंग अपने दोस्त के पास जाता है जो फैक्ट्री में काम करता है। जिंग उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे काम की जरूरत है। उसका दोस्त उसको विंडो क्लीनिंग के काम में लगा देता है, यानी कि उसको हवा में लटक कर विंडो को साफ करना होगा। और अब जिंग के पास जितने भी मोबाइल हैं वो उन्हें एक जगह को रेंट पर लेकर उसकी कंडीशन को ठीक करके उन सभी मोबाइल्स को वहां पर ले आता है ताकि उसको रिपेयर किया जा सके और उनके पार्ट्स को निकाला जा सके। लेकिन काम करने के लिए उसे वर्कर्स की जरूरत है, क्योंकि वो अकेले इतने सारे काम नहीं कर सकता और सैलरी देने के लिए उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो ऐसे लोगों को ढूंढेगा जिनके पास काम नहीं है और जिनके पास पैसे भी नहीं है और जो इस इंडस्ट्री में पहले भी काम कर चुके हों। इसीलिए वो एक लेडी से मिलता है जो कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम किया करती थी, लेकिन कंपनी में एक हादसा होने की वजह से उसके सुनने की शक्ति चली गई, जिसके बाद उसे कंपनी से निकाल दिया गया। अब वो छोटे मोटे काम किया करती है। जिम उसे पूरी सच्चाई से उसे पूरा प्लान बताता है कि हम मिलकर काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। वो लेडी उसका साथ देने को तैयार हो जाती है। इसके बाद वो दूसरे आदमी के पास जाता है जो कि एक कंपनी का मैनेजर हुआ करता था और वो एक अच्छा फाइटर भी था। और एक दिन फाइटिंग के दौरान ही दूसरे फाइटर की मौत हो गई, जिसकी वजह से इसे जेल हो गई और इसकी नौकरी भी छूट गई। और अब जब वो जेल से बाहर आ गया है पर उसके पास काम कुछ भी नहीं है, जिम उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। उसके बाद वो एक गेमर के पास जाता है जो शादी करना चाहता है, पर उसके पास पैसे नहीं है। जिम कहता है कि तुम हमारे साथ काम कर सकते हो और जिम इसी तरह बहुत सारे लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लेता है जो कि अपनी इंडस्ट्री में प्रोफेशनल थे और अब रिटायर्ड हो चुके थे। इस तरह से जिम अपनी पूरी टीम बना लेता है और अब सब मिलकर दिन रात मेहनत करके काम करना शुरू कर देते हैं। जिंग अपनी कंपनी का नाम रखता है नाइस व्यू, लेकिन जिंग को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है और ना ही उसके पास अर्निंग का कोई दूसरा सोर्स है। इसलिए वो दिन में विंडो क्लीनिंग का काम करता है और रात में मोबाइल के पार्ट्स निकालता है। एक दिन उस गेमर को जो शादी करना चाहता था उसको एक लड़की मिल जाती है। जिंग अपनी बहन के साथ उसकी शादी में जाता है और जब वो शादी से अपने घर जाता है तो उसके ओनर ने लिखा होता है कि तुमने 3 महीने से किराया नहीं दिया है, जब तक तुम किराया नहीं दोगे तुमको इस घर में एंट्री नहीं मिलेगी। रात को जिंग को समझ में ही नहीं आता कि उसे कहाँ जाना चाहिए, इसलिए वो अपनी बहन को लेकर फैक्ट्री में आ जाता है जहाँ वो बॉक्सेस से उसके लिए बेड बनाता है। जिंग को बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसकी बहन की तबीयत भी सही नहीं है और वो इन हालात में उसे यहाँ पर रख रहा है क्योंकि वो किसी भी तरह अपने काम को पूरा करके पैसे कमाना चाहता है ताकि वो अपनी बहन का इलाज करवा सके। और इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन वो जगह जहाँ उन्होंने अपनी कंपनी बनाई होती है उस जगह का ओनर कहता है कि तुमने पिछले कई महीनों से रेंट नहीं दिया है, अगर एक हफ्ते में तुमने रेंट नहीं दिया तो तुम्हें इस फैक्ट्री को खाली करना होगा। अब जिम के लिए सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, इसलिए वो उस कंपनी के मैनेजर के पास जाता है जिस कंपनी के लिए वो पार्ट्स को निकाल रहा था और कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है। मैनेजर कहता है कि हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते, हमारे बॉस के साथ तुम्हारी यही डील हुई थी। जिम एक बार फिर से हताश होकर अपने लोगों के पास जाता है, उसकी कंपनी में काम करते हैं। वो कहता है कि मैंने आज तक तुम्हें एक भी पैसा नहीं दिया है, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें पैसा दे पाऊंगा भी कि नहीं, क्योंकि मेरे पास खुद पैसे नहीं है। बस एक सपना है और आगे बढ़ने की तमन्ना है और जज्बा है और अब हमें कंपनी की जगह को खाली करना होगा। उसके साथ ही उसका साथ देते हैं और वहाँ से सारा का सारा सामान अपने घर ले जाते हैं और सब अपने अपने घर से काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिंग के पास कोई भी घर नहीं है और वो अपनी बहन के साथ उसी कंपनी में सोया करता था जो जगह उनसे छीन चुकी है। इसलिए अब वो एक नर्सिंग होम में रहना शुरू कर देता है
जहाँ दिन में वो विंडो क्लीनिंग का काम करता है और रात को मोबाइल पर काम करता है। उसे नहीं पता कि अच्छे से सोना क्या होता है। 2 हफ्ते और बीत जाते हैं और उनके पास लगभग जितने भी मोबाइल थे उन सभी के अच्छे पार्ट्स निकल चुके थे और अब उन सभी पार्ट्स को कंपनी में क्वालिटी चेक करने के लिए भेजा जाता है। कुछ दिनों के बाद उन्हें बुलाया जाता है। ये सब कंपनी के ओनर के पास जाते हैं, जहां कंपनी का ओनर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने जो भी पार्ट्स निकाले हैं उनको क्वालिटी चेक के लिए भेजा गया और वो सब के सब पास हो गए, इसलिए मैं तुम्हें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ। ये सुनकर जिंग और उसके दोस्त जो होते हैं वो सब के सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि जिंग के पास यही एक रास्ता था जिससे कि वो पैसे को कमा सके और अपनी बहन का ऑपरेशन करवा सके। जल्दी ही जिंग के पास अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। वो अपनी बहन का ऑपरेशन करवाता है, जिससे उसकी बहन ठीक हो जाती है। देखते ही देखते 6 साल बीत जाते हैं। 6 सालों के बाद दिखाया जाता है कि वो कंपनी जिसका नाम नाइस वीव रखा था वो बहुत बड़ी हो चुकी है और अब जिंग उसका CEO है और जिंग वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट CEO है। जिंग अपनी जिंदगी में आगे इसलिए बढ़ पाया क्योंकि उसकी आंखों में सपने थे, उसके अंदर जज्बा था, उसके अंदर एक उम्मीद थी और जिस किसी भी इंसान के अंदर ये सब होती है उसे कोई नहीं रोक सकता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें